मेरा नाम अर्पिता है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरा एक देवर था, वो बहुत पढ़ा लिखा और खूबसूरत भी था। उसकी शादी हो गई। शादी की रात मेरी देवरानी गायब हो गई। हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। उसके बाद मेरे देवर की 2 और शादियाँ हो गईं, लेकिन हर बार शादी की रात के वक्त देवरानी भाग जाती थी। सब परेशान थे। जब मेरे देवर की चौथी शादी की गई और कमरे में कैमरे लगवा दिए गए, आधी रात को सबने देखा तो सबके होश उड़ गए। हम गांव में रहते थे और हमारे गांव में कच्चे घर और ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। हमारे गांव में कुछ साल पहले एक अजीबोगरीब हरकत हुई थी, जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। मेरा देवर आभास बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। उसकी शादी वाली रात एक अजीबोगरीब हरकत हुई। देवर की शादी वाली रात ही कोई देवरानी को अगवा करके ले गया और उसके बाद देवरानी कहीं नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि देवरानी कहाँ गई और उसे कौन ले गया और कहाँ ले गया। घर वालों ने और देवर ने रो रो कर सब्र कर लिया। इस बात को 2 साल गुजर गए और जब घर वालों ने उसकी दूसरी शादी करने का फैसला किया और देवर की शादी शिवानी नाम की लड़की से हुई। शिवानी बहुत खूबसूरत लड़की थी और देवर के साथ बहुत खुश थी और आभास भी बहुत खुश था। लेकिन शादी के कुछ दिनों की बात है, शिवानी अचानक गायब हो गई, जिससे देवर की पहली पत्नी शादी वाली रात गायब हुई थी। इस बार सब लोग बुरी तरह से शांत हो गए और देवर जी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। आभास की दूसरी पत्नी ऐसे कैसे गायब हो सकती है। शिवानी के घर वाले और हमारे घर वालों ने मिलकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। आभास ने फिर से एक हादसा समझकर अपना लिया, लेकिन इस बार गांव वालों ने इसे किस्मत का फैसला नहीं बल्कि उनकी बदकिस्मती समझा और पूरे गांव में आभास के खिलाफ तरह तरह की बातें होने लगी। शोर मचने लगा। कोई कहता कि आभास पर ऊपरी साया है और वही आभास का घर बसने नहीं दे रहा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि आभास खुद ही अपनी पत्नियों को गायब कर रहा है। आभास एक पढ़ा लिखा और सीधा साधा लड़का था। उसके बारे में ऐसी बातें सोचने को दिल नहीं करता था, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता था। दूसरी पत्नी के गायब हो जाने के बाद आभास ने सब्र कर लिया। मेरी सास जिस जगह रिश्ता लेने जाती सब लोग मना कर देते। आभास ने 4 साल तक शादी नहीं की, लेकिन 4 साल के बाद हमारे पड़ोस के गांव से एक लड़की का रिश्ता आया जिसका नाम पिंकी था। वो लोग आभास के साथ होने वाले हादसे के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पिंकी का रिश्ता आभास के साथ कर दिया और हमारे घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे कि ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी शादी तय कर दी। शादी में गांव के किसी भी इंसान को शामिल होने की ज़रूरत नहीं समझी। पिंकी आभास की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबके दिलों में कहीं ना कहीं यह डर था कि पिंकी के साथ भी वो हादसा ना हो जाए जो आभास की पहली पत्नी के साथ हुआ। पिंकी तो बहुत खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। उसने आभास और हम सबको दिल से अपना लिया था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद उनके कमरे में से एक चीख सुनाई दी। जब घर वाले दौड़कर कमरे में गए तो वहाँ पर पिंकी नहीं थी। उसके बाद पिंकी गायब हो गई और फिर कहीं नहीं मिली। सब घर वाले ढूंढते रहे, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाया गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। और पिंकी के साथ भी वही हुआ जो आभास की दूसरी पत्नी के साथ हुआ था। इस वाक़े के बाद तो गांव वालों को और भी यकीन हो गया कि आभास पर ज़रूर कोई ऊपरी साया है, और लोगों ने आभास से मिलना और बात करना बंद कर दिया। बल्कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया कि आभास और हम सबको इस गांव से निकाल देते हैं। इस गांव में रहेंगे तो पूरे गांव को मुश्किल में डाल देंगे। तो फिर हम सबको इस गांव से निकाल दिया गया था। हमने अपना पुराना घर बेचकर एक नए गांव में अपना घर ले लिया था और वहीं अपने घर में रहने लगे। हम जिस गांव में शिफ्ट हुए थे उस गांव में रचना नाम की एक लड़की रहती थी। उसे देखकर बिल्कुल कहा नहीं जा सकता था कि वो 32 साल की थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि 25 साल की ही लगती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट थी। रचना और आभास की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ रचना पूरे गांव में बदनाम लड़की थी। गांव वालों ने रचना के खिलाफ अजीबोगरीब बातें कर रखी थी कि जैसे उसके ऊपर काला साया है, लेकिन रचना सीधी और मासूम सी लड़की थी जो पूरे गांव में बदनाम हो गई। रचना के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब उसकी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही उसका पति एक्सीडेंट में मर गया और फिर वो अपने घर आ गई। इस हादसे के बाद लोगों ने उसे मशहूर कर दिया कि रचना मनहूस है
और उसकी मनहूसियत की वजह से उसका पति और इस दुनिया से चला गया। 1-2 महीने ये बात फैलने के बाद उसके बारे में ये बातें गांव वालों ने करनी बंद कर दी थी। इसके बाद रचना के घर वालों ने उसकी शादी एक बहुत अमीर घर के लड़के से कर दी, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था और उसका दूसरा पति दिमाग की नस फटने से मर गया। रचना बेचारी एक बार फिर से अकेली हो गई। इस बार गांव वालों ने उसको माफ़ नहीं किया। लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी और बेचारी रचना के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी। वो बहुत मॉडर्न और आज़ाद ख्याल की लड़की थी और इस सब को अपना कसूरवार नहीं समझती थी। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। इस वाक़ये को 5 साल गुजर गए। फिर बहुत दिनों तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। फिर अचानक एक दूसरे गांव से उसके लिए एक रिश्ता आया और रचना के घर वालों ने फ़ौरन हाँ कर दी कि कहीं गांव वालों की बातों की वजह से ये रिश्ता भी हाथ से ना निकल जाए। और फिर से एक बार रचना की शादी हो गई। ये उसकी तीसरी शादी थी। रचना पूरे गांव में ज़्यादा मशहूर थी, इसलिए मुझे आए दिन रचना के किस्से सुनने को मिलते रहते थे। जब भी रचना के बारे में सोचती तो मुझे उससे हमदर्दी होती। ये जो कुछ भी हो रहा था इसमें तो उसका कोई कसूर नहीं था। शायद किस्मत में यही लिखा था। एक बार फिर वही हुआ जो होता रहा था। रचना का तीसरा पति भी करंट लगने की वजह से मर गया और रचना एक बार फिर से अपने माथे पर वो दाग लेकर अपनी मम्मी पापा के घर आ गई। इस हादसे के बाद गांव वालों ने रचना से दूर रहने लगे। जहाँ भी उसको देखते रास्ता बदल लेते। यहाँ तक कि रचना के अपने भाई बहन, अपने माँ बाप भी उसको मनहूस समझते थे। जिस तरह सब गांव वालों को आभास के बारे में यह लगता था कि वो अपनी पत्नियों को गायब करता है, इसी तरह रचना के बारे में भी सबको यही लगता था कि वो शायद अपने पति का कत्ल कर रही है। हमारे घर वाले, जो कि उस गांव में नए थे, इसलिए रचना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। बस इतना जानते थे कि रचना के 3 पतियों की डेथ हो गई है। हमें भी अपने देवर की शादी कहीं ना कहीं तो तय करनी थी, इसलिए हमारे सास ससुर आभास का रिश्ता लेकर उनके घर गए। उनके मम्मी पापा पहले से ही रचना को लेकर बहुत परेशान थे कि कोई इससे अब शादी नहीं करेगा, इसलिए वो आभास का रिश्ता देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने हाँ कर दी। आभास और रचना की शादी तय हो गई। 3 दिन बाद दोनों की शादी हो गई। वो दोनों एक दूसरे की सच्चाई नहीं जानते थे, लेकिन गांव में सब लोग जानते थे, रचना के बारे में भी और आभास के बारे में भी। गांव वाले बहुत खुश थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। रचना के 3 पति मर चुके थे और आभास की 3 बीवियां भाग चुकी हैं और गांव वाले इस बात से खुश थे कि यह लोग आपस में ही शादी कर रहे हैं। देखते हैं कौन मरता है और फिर सारी सच्चाई खुद ही खुलकर आ जाएगी। कसूरवार कौन है, आभास या रचना? अब पता चलेगा कि कौन कितना मनहूस है। आभास और रचना की शादी हो गई। अब देखते हैं कि पहले कौन मरता है ताकि दूसरे की हकीकत का पता चल सके। आभास शादी के बाद रचना को अपने घर ले गया। रचना जाकर कमरे में बैठ गई और आभास बाहर मेहमानों के पास चला गया। रचना उनका इंतज़ार करने लगी थी। रचना काफ़ी देर तक कमरे में अकेली बैठी आभास का इंतज़ार करती रही, लेकिन आभास अंदर नहीं गया। वो काम में व्यस्त था। 3 घंटे के बाद जब वो काम से फ्री होकर कमरे में गया तो रचना उसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में जाते ही आभास को एक अजीब खुशबू का एहसास हुआ। आभास मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और रचना के पास आकर बैठ गया। रचना ने फिर एक दूध का गिलास आभास को दिया। उसने दूध उसके हाथ से ले लिया और पीने लगा, लेकिन दूध का एक घूंट लेते ही आभास को दूध का स्वाद थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और सारा दूध पी लिया और फिर वो दोनों सो गए। आभास आधी रात को उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे काटने लगा और रचना ने शोर मचाया तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बड़ी बेदर्दी से अपने मुंह में लेकर खाने लगा। लेकिन रचना के हाथ का मांस खाते हुए आभास को ऐसा लगा जिससे रचना के हाथ से खून नहीं निकल रहा था। रचना के हाथ से खून क्यों नहीं निकला? रचना ने जल्दी से हाथ छुड़ाया और धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। और रचना ने गुस्से से आभास को देखा जो कि बेड के नीचे पड़ा था। उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसान का मांस खाता है। आभास ने बौखलाकर रचना की तरफ देखा। वो अपने राज खुल जाने की वजह से गुस्से में था। रचना बोली कि तुमने अपनी पिछली 3 पत्नियों को मारकर उनका मांस खाया है और उनकी लाशों को गायब कर दिया और लोगों को लगता है कि तुम पर ऊपरी साया है।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा भी मांस खा जाओगे? आभास ने हंसते हुए रचना की तरफ देखा, जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रही थी। फिर आभास ने बौखलाते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? रचना आभास की तरफ देख रही थी और कहने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ तो तुम यहाँ रहने के काबिल नहीं रहोगे। आभास रचना की बात सुनकर हैरान हुआ और अपनी उंगली काटते हुए बोला, तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा? देखो रचना, मैं जानता हूँ कि तुम भी कोई इंसान नहीं हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? रचना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि तुमने ठीक सोचा, मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम चुड़ैल के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वाले हो। आज तक तुमने अपनी 3 पत्नियों को मारा है, लेकिन अफसोस आज तुम्हारी चौथी पत्नी के हाथों तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे रचना का रंग बदलने लगा। वो एक खूबसूरत लड़की से चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़े बड़े दांत बाहर आ गए। उसके मुंह से खून टपकने लगा। उसे देखकर आभास एक पल के लिए डर गया, तो फिर संभल कर बोला कि अगर मैंने अपनी 3 पत्नियों को मारकर उनका मांस खाया है तो तुम कौन सी दूध की धुली हुई हो? तुमने भी अपने 3 पतियों को मारकर उनका खून पिया है, लेकिन याद रखना, तुम मेरा खून कभी नहीं पी सकोगी। वो चुड़ैल आभास की बात सुनकर हंसती हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी पत्नी बनने के लिए की है? मैंने तो शादी तुम्हारा खून पीने के लिए की है। जैसे मैंने अपने बाकी पतियों का खून किया, ऐसे ही इंसानों का खून पीकर ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरे जिस्म में शैतानी ताकत आ जाएगी और आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आभास गुस्से से खड़ा हुआ और रचना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आभास ने रचना को जोर से धक्का दिया और रचना फर्श पर जाकर गिर पड़ी। आभास गुस्से से बोला, तुम सोच रही हो कि तुम एक चुड़ैल हो और तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है। मत भूलो कि मैंने भी अपनी 3 पत्नियों को मारकर जिंदा खाया है। मैं एक आदमखोर हूँ और तुमने एक आदमखोर से पंगा लिया है। चुड़ैल, अब तुम खौफनाक मौत मरोगी। यह कहकर आभास ने चुड़ैल के बाल पकड़े और चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून आभास पर मारने लगी। वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे। फिर आभास ने चुड़ैल को ज़ोर ज़ोर से धक्का दिया और उस चुड़ैल ने जब उठकर आभास को मारा तो वो फ़ौरन फर्श पर गिर पड़ा। फिर वो चुड़ैल लंबे लंबे नाखूनों के साथ आभास की तरफ बढ़ी और आभास के जिस्म पर बैठ गई। और फिर उस चुड़ैल ने अपने दांत आभास के पेट पर रखे और उसको काटने लगी। आभास ने एक बार फिर से उस चुड़ैल के बाल पकड़ लिए और हिम्मत करके खड़ा हुआ और उस चुड़ैल को मारने लगा। और फिर आभास ने उसे पकड़ा और बेड पे गिराया और उसने अपना हाथ चुड़ैल की गर्दन पर रखा और चुड़ैल को काटने लगा। और चुड़ैल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और वो दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे से लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। कभी आभास उसको काटता तो कभी चुड़ैल आभास को मारने लगती। वो दोनों आपस में लड़ते रहे। लड़ते लड़ते दोनों थक गए। आभास ने आखिर में कैंची उठाकर उस चुड़ैल के स्तर पर मारी और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। आभास लड़ते लड़ते खुद भी थक चुका था, इसलिए खुद भी वहाँ पर गिर पड़ा। उसके शरीर से हर तरफ खून निकल रहा था और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खून को रोक पाता या किसी को आवाज़ देकर कमरे में बुलाता। देखते ही देखते उसका ज़्यादा खून बहने की वजह से वो मर गया। वो दोनों आदमखोर और चुड़ैल उसी कमरे में पड़े रहे। अगली सुबह घर वालों को उनकी लाशें मिली, लेकिन गांव वालों की आदमखोर और चुड़ैल से जान छूट गई। ये इस गांव का सबसे भयानक और अजीबोगरीब वाक़या था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका। और हम आज भी आदमखोर और चुड़ैल की ये कहानी सुनकर हैरान होते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो दोनों जब कमरे में लड़ते रहे तो गांव वालों को इस बात का कैसे पता चला। लेकिन वो दोनों मर गए थे। जाहिर है उन दोनों में से किसी ने तो इस बात को नहीं बताया होगा। दोस्तों, दरअसल गांव वालों ने मिलकर रचना और आभास के कमरे में कैमरे लगवा दिए थे ताकि पूरे गांव को उन दोनों की हकीकत पता चल सके। दोनों की लड़ाई और सारी बातों की रिकॉर्डिंग हो गई, इसलिए उन दोनों की कहानी पूरी दुनिया को पता चल गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।